लेखक परिचय पढ़ा दिए थे हम। अब हम लोग देखेंगे पाठ का व्याख्या। बंद करो उसको। पाठ का व्याख्या। चैप्टर का नाम है टॉल्स्टॉय के घर में। आकाश गहरे नीले रंग का था। बिखरी धूप में मास्को की चमचमाती उजले हरे रंग के सड़कों पर, हरे रंग के पेड़ों और सड़कों पर टहलते हुए लोगों की परछाइयां अजीब अजीब सी आकृतियां बना रही थी। लोगों में एक प्रकार का उल्लास था, क्योंकि मास्को में धूप के दिन अधिक देर तक नहीं टिकते। मास्को में धूप जो होता है वो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। उस दिन धूप उगा था। सुबह नाश्ता करके मैं अपने रूसी मित्र यूरा के साथ एक बड़ी सी कार में यासियाना पोलियाना के लिए रवाना हो गए। लेखक जो बहुत ज्यादा घुमक्कड़ थे, वो सुबह सुबह नाश्ता करके एक बड़ी सी गाड़ी में एक रूसी मित्र, रूसी किसको कहा जाता है? रूस के आदमी को रूसी कहा जाता है। एक कपार में भी रूसी होती है, वो रूसी नहीं। तो रूसी मित्र के साथ कहां रवाना हो गए? यासियाना पोलियाना के लिए रवाना हो गए। यासियाना पोलियाना के विषय में पहली बार कब पढ़ा था सो अब याद नहीं, लेकिन जब जब आना किरीनीना और युद्ध और शांति पढ़ा तब तब इस अजीब से अनजाने स्थान की ओर आकर्षण बढ़ा। टॉल्स्टॉय की जीवनी में भी इस स्थान का विचित्र वर्णन पढ़कर कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि मैं एक दिन इस स्थान को देखूंगा। अभी तक होता नहीं है कि हम लोग जो टीवी में देखते हैं रियल में वहां पहुंच गए, तो लगता है कि ये सपना चल रहा है कि हम सच में ही जा गए हैं। कार में बैठकर मुझे विश्वास नहीं हो सका कि मैं उस महत्वपूर्ण स्थान पर जा रहा हूं जहां विश्व साहित्य की अमर कृतियां लिखी गई, जहां आना का चरित्र कागज पर उतरा था, जहां युद्ध और शांति के कितने सजीव चित्र रचे गए थे। प्रसन्नता के साथ एक प्रकार का भय भी मेरे मन में समा रहा था कि मैं कैसे ये सब अपने आंखों से देख सकूंगा, कैसे उस वातावरण के साथ अपना समन्वय कर पाऊंगा। मतलब लेखक एकदम अचंभा में थे कि हम सच में वहां जा रहे हैं, हम जा तो रहे हैं, वहां पे कैसे वो सब देखेंगे, क्या हम इस सब को देख पाएंगे ढंग से कि नहीं देख पाएंगे। कार 70 मील की रफ्तार से भागी जा रही थी। सड़क के दोनों ओर हरे गहरे पीले रंग के लहलहाते खेत सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। कार में लगे रेडियो में न जाने किस संगीतकार के स्वर धीमे धीमे गूंज रहे थे। रात में कम सोने के कारण यूरा सीट पर सिर टिकाए सो रहा था। मैं खुली खिड़की से बाहर का दृश्य देख रहा था, परंतु मन में यासियाना पोलियाना की बात सोच रहा था। आज न जाने हृदय के कौन से कोने में बार बार नताशा, लेविन, आंद्रे, डॉली के धुंधले धुंधले चित्र मेरे आंखों के सामने घूमे जा रहे थे, और मैं कोशिश करने पर भी उसे अपने दूर नहीं कर पा रहा था। हम लोग भी कहीं जाते हैं, अब कहीं विचित्र जगह जाते हैं तो गाड़ी में बैठता है आदमी तो मन में एकदम, जैसे नानी घर जा रहा है, जाते जाते पहले दौड़ा मैंने उन्हें जाके पहले नानी से 2 रुपया मांगो, फट देनी, दौड़ के जाके ऐसा कुछ मन में उसका सवाल आ रहा था। छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहर पीछे छूटे जा रहे थे, और रेडियो से पियानो, वायलिन, मैंडोलिन के स्वर हृदय से सब सोए भागों को एक एक कर जगा रहे थे। 150 मील की यात्रा हमने 3 घंटों में पूरी की, और हम यासियाना पोलियाना के बड़े फाटक पर पहुंच गए। इस तरह सोचते समझते वो धीरे धीरे 150 मील की यात्रा लगभग 3 घंटा लग गया उनको पूरा करने में। लगभग 150 घरों के एक छोटे से गांव के एक सिरे पर टॉल्स्टॉय का घर है। वो गांव में 150 घर था, जिसमें से एक सिरा पर यह टॉल्स्टॉय का घर था, जिसके चारों ओर दूर दूर तक फैले हुए बाग बगीचे थे। चारों ओर क्या था? चारों तरफ उसका बाग बगीचा। पास ही में एक तालाब है, पास ही में एक तालाब है जिसके किनारे टॉल्स्टॉय जाकर घंटों बैठा करते थे। टॉल्स्टॉय वहां पे जाकर के बैठा करते थे। आजकल इस मकान को सरकार ने म्यूजियम बना दिया है, जिसमें टॉल्स्टॉय का सब सामान तरतीबवार सजा हुआ है। छुट्टी ना होने पर भी उस दिन वहां लगभग 1000 पुरुष और स्त्रियां म्यूजियम देखने हुए आए हुए थे। जब बढ़िया बढ़िया जो घर होता है, जैसे ताजमहल है, उसको म्यूजियम बना दिया गया। शेरशाह का मकबरा है सासाराम में, उसे म्यूजियम बनाया गया। उसमें जाने उस सरकार अपने अंडर में ले लिया है उसको, और उसका देखरेख खुद करता है।
लोगों से आने जाने का कुछ टिकट लेता है उसके मेंटेनेंस के लिए, अब बाकी उसको अपने अंडर में लेके उसको संभाल के रखा है, नहीं तो किसी दूसरे को दे दिया जाएगा। अब बोलो कि सरकार क्यों ले लेता है? अब सोचो अपने से कि कोई दूसरा कोई ले लिया तो दूसरा के घर में वो घुसने देगा? आप ले लिया तो बोला कि ठीक है ये घर है महल जैसा है लेकिन तू कहाँ, चल बाहर निकल। इसलिए उसे म्यूजियम बना दिया जाता है। म्यूजियम के डायरेक्टर ने हमारे साथ एक व्यक्ति को ऐसे कर दिया जो टॉल्स्टॉय के सेक्रेटरी रह चुके। अब उनकी अवस्था 70 वर्ष के लगभग थी, परंतु उनकी मुद्रा देखकर ऐसा जान पड़ता था कि टॉल्स्टॉय की चर्चा करते समय वह अब भी स्वर्गीय सुख अनुभव करते हूं। यह वह पेड़ है जिसकी छांव में बैठकर टॉल्स्टॉय किसानों को पढ़ाया करते थे, इस झोपड़ी की रेपिन में रहा करते थे। जब कभी टॉल्स्टॉय के चित्र बनाने के लिए यहाँ आ जाते यहाँ टॉल्स्टॉय के घोड़े रहते थे। टॉल्स्टॉय अपने माँ के द्वारा लगाए गए बाग और पेड़ों की बड़ी सावधानी से रक्षा किया, क्योंकि जब 2.5 वर्ष के थे तब उनकी माँ मर गई, परंतु टॉल्स्टॉय कभी आजीवन उन्हें भूल नहीं सके थे। हमारे गाइड धीरे धीरे रूसी भाषा में कहते जा रहे थे और यूरा मेरे लिए अनुवाद करता जा रहा था। कहीं कहीं चले जाइएगा, आप देखे होंगे जब चले जाते हैं मोदी वोदी जाते हैं जब देश विदेश में, तो देखे होंगे हिंदी में भाषण करते हैं। वो रियल में वो हिंदी में ही भाषण करते हैं, वहां पे ट्रांसलेटर खड़ा रहता है। जैसे हम हिंदी में बोल रहे हैं, ट्रांसलेटर खड़ा होके अब जल्दी जल्दी वो लोकल भाषा में बदल रहा है उसको। जैसे मान लो कि भोजपुरी बोल रहे हैं, जैसे का हो का हाल बा, तो वो बोला कि क्या जी कैसे हैं आप लोग, सब कोई ठीक बा ना, तो सब लोग अच्छे हैं ना, खाना वाना खा के आए बड़ा जा, खाना वाना खा के आए हैं ना, समझ में आ रहा है? हम जो बोल रहे हैं वो समझ जा रहा है और समझ को तुरंत उसी भाषा में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो वहां का जो गाइड था वो रूसी भाषा में बोल रहा था, यूरा जो लेके गए थे सतवा में वो फट देने उस रूसी भाषा समझ जाता था और समझ के उसको किस भाषा में बोल देता था? हिंदी में बोल देता था। किसे बोल देता? ना तो लेखक तो हिंदी थे ना, वो कैसे समझेंगे रूसी भाषा? छोटी छोटी पगडंडियां बरसात के नालों की भांति मकान के इर्द गिर्द फैले हुए बाग दूर दूर तक सिकड़ी हुई थी। कदम कदम पर टॉल्स्टॉय के जीवन की अनगिनत स्मृतियां बिखरी हुई थी। कहीं कोई लकड़ी का बेंच था जिस पर वो सुबह बैठा करते थे, कहीं कोई पेड़ था जिसे बहुत पसंद था, एक शाखा पर घंटा लगा था जिसे खाने के समय बजाकर परिवार के समय सभी सदस्यों को डाइनिंग रूम में आने की सूचना दी जाती थी। धीरे धीरे हम उस रहस्यमय वातावरण में खोते जा रहे थे। वहां पे अजीब तरह से था, बहुत बड़ा एक उनका समझ लो घर ने फार्म हाउस था इस तरह से, उसमें तालाब भी था, पेड़ पौधे भी थे, बेंच कहीं कहीं लगा था जिस पर बैठे रहते थे। बाहर की परिक्रमा समाप्त करके हम उनके घर में घुसे। दरवाजे के भीतर कदम रखते ही मैंने शरीर में एक प्रकार के सनसनी दौड़ गई। उनके जीवन में कितनी पढ़ी घटनाएं ही एक मस्तिष्क में घुड़दौड़ लगाने लगी। एक कमरे में शीशे की अलमारियों में उनके कपड़े टांगे हुए थे, मानो अभी उतारे हों। महान आदमी का सब कुछ संभाल कर रखा जाता है। धोनी का ना जब वर्ल्ड कप जीता था उस समय उनका टी शर्ट बिक गया था। सचिन का बैट बिक जाता है जिस बैट से वर्ल्ड कप खेला है। तो ये होता है ऐसा कुछ, बुझा रहे ना? तो उनका कपड़ा अभी तक संभाल के रखा हुआ था। उनका कोट, पतलून, ओवरकोट, ड्रेसिंग गाउन, मोजा बताओ, महकने वाला मोजा भी रखा हुआ है। लंबे लंबे रूसी जूते, कमीज सब थे। एक कोट के विषय में उनके सेक्रेटरी ने बताया कि यह आना किरीनीना के रुपयों से वह कोट खरीदा था। दीवारों पर उनके और उनके परिवार के चित्र टंगे हुए थे। उनकी पत्नी और पुत्री को चित्रकारी का शौक था, उनके बनाए चित्र भी थे। ऑब्जेक्टिव ये आता है कि टॉल्स्टॉय के पत्नी और पुत्री को क्या किसका शौक था? तो पेंटिंग का शौक था, चित्रकारी बनाती थी। यह उनके पढ़ने लिखने का कमरा था। एक कोने में छोटी सी मेज बिना सिरहाने की एक तिपाई रखी हुई थी। मेज पर एक कलम और दवात रखी हुई थी। इस तिपाई पर उन्होंने जीवन का कितना बड़ा भाग बिताया होगा। यहीं बैठकर उन्होंने आना किरीनीना, युद्ध और शांति की रचना की होगी। यह कोना उनके मकान का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। उनकी सादगी देख करके हृदय विचलित हुए बिना रह नहीं सका। सेफों पर अनगिनत किताबें सजी हुई थी। वो जर्मन, फ्रांसीसी, अंग्रेजी भी पढ़ लेते थे। उनके पुस्तकालय में 23,000 पुस्तकें थी। मतलब इतना पढ़ने में माहिर थे कि 23,000 किताब रखा गया था। अब बताओ 23,000 किताब पढ़ लिए। हम लोगों को 13 को किताब पढ़ने में एकदम नानी याद आने लगती है कि कतना बा, इतना कैसे याद होई।
वो कितना किताब पढ़ लिए, एकदम सादा स्वभाव के थे, कोई ज्यादा तामझाम नहीं। ये नहीं कि बाल इतना बड़ा कटा लीजिए कि कान तो पा जाए, बाल हटा हटा के आवाज सुनना पड़े। उनके पास दुनिया के कोने कोने से पत्र आते थे, जिनकी संख्या लगभग 20,000 के लगभग थी। उनके पास 20,000 पत्र आया था और वह अधिकतर पत्रों का जवाब मतलब दे दिया करते थे। यह उनके सोने का कमरा था। खिड़की के पास चारपाई बिछी हुई थी। दूसरी मंजिल से दूसरे दूर तक फैले हुए खेत, गांव के मकानों की छतें, छोटी छोटी हरी पहाड़ियां दिखाई दे रही थी। उनके पत्नी के सोने का कमरा अलग था, क्योंकि अंतिम वर्षों में वे आपस में खटपट रहने के कारण उनके सोने के कमरे अलग अलग थे। सुबह उठकर कुछ घंटों तक वो चारपाई पर बैठकर लिखा करते थे। एक अन्य कमरे में एक मेज भी थी, जिस पर टॉल्स्टॉय की पत्नी पहले उनकी पांडुलिपियों का नकल करती थी। शायद युद्ध और शांति जैसी बड़ी पुस्तक की उन्होंने 3 बार नकल की थी, परंतु बाद में यह सब छोड़ दिया था। अंतिम समय में वो टॉल्स्टॉय की जो पत्नी थी, वो जो लिखते थे ना, वो लेखक थे, तो वह छापती थी बैठ के, वो उतारती थी, काम धंधा तो था नहीं कोनो, तो उतारती थी। 3 बार वो नकल की थी। खाने का कमरा दूसरी मंजिल के एक सिरे पर था, बहुत बड़ा था। बीच में एक मेज थी जिसके इर्द गिर्द 12 कुर्सी रखी हुई थी। 2 बड़े बड़े पियानो थे। टॉल्स्टॉय को संगीत का शौक था। खाने के बाद उनकी लड़की पियानो पर क्लासिकल संगीतकार का संगीत बजाया करती थी। चारों ओर आराम कुर्सियां थी, जिस पर खाने के बाद लोग आराम किया करते थे। आराम कुर्सी देखे हैं, वो बैठ के ऐसे उलर दिएगा ना, अगर ऐसे ऐसे उलरने पर वो देखे होंगे, ऐसे रहता है नीचे, ऐसे ऐसे पौवा उसका। टीवी उवी में देखे होंगे, ऐसे तो रियल में कहाँ से देखने को मिलता है। तो इसी को कहा जाता है आराम कुर्सी। ऐसे ऐसे हिलता है ना पालना जैसा, तो सो जाता है। तो खाने के बाद वही पर आराम कुर्सी पर वो लोग क्या करते थे, आराम करते थे। और खाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कुर्सी पर नहीं, आराम से बेड पे सो गए। कुछ देर में बाद नाक बजने लगा ना, ऐसा। कहाँ थे हम? दीवार पर रेपिन के चित्र बनाए हुए थे। टॉल्स्टॉय के अभिन्न मित्रों में से एक थे। कितने कितने दिन आकर उनके पास रहते थे, उनके चित्र बनाते थे। रेपिन के चित्रों को देखकर ऐसा जान पड़ता कि मानो टॉल्स्टॉय की आत्मा और हृदय की गहराई को छू लिया हो, जिसका आभास टॉल्स्टॉय की आंखों से हुआ। इस कमरे का वातावरण अत्यंत सजीव जान पड़ता। आंखों के सामने कल्पना के वे चित्र घूमने लगे, जब टॉल्स्टॉय का परिवार खाने के बाद उस कमरे में जीवन भर देता होगा। नीचे की मंजिल में कुछ अतिथियों के लिए कमरे थे। एक उनके डॉक्टर का था, जो उनके साथ ही रहता था। जब अंतिम बार सदा के लिए टॉल्स्टॉय ने अपना घर छोड़ा, तो केवल डॉक्टर ही उनके साथ गया था। एक और निजी कमरा था। उनके सेक्रेटरी ने बताया कि यह कमरा उन्हें बेहद पसंद था, क्योंकि यह शोरगुल से दूर था और यहाँ सदा एकांत मिलता था। इस कमरे का बहुत वर्णन उन्होंने आना केरेनिना में और लेविन में कमरे की चर्चा करते समय किया था। लेविन के चरित्र में अपनी बातें कही थी। कमरे की सादगी, बाहर से खुलती हुई खिड़की, एक चारपाई और भी बहुत कुछ वहीं था। एक कोने में पानी भरने का बर्तन रखा हुआ था, जिसमें टॉल्स्टॉय अपने अंतिम दिनों में बाहर जाकर स्वयं कुएं से पानी भरकर लाते थे। टॉल्स्टॉय के घर में एक स्पेशल कमरा था, उसमें वो रहते थे। वो कमरा उनको बेहद पसंद था, क्योंकि बाहर से शोरगुल कुछ भी सुनाई नहीं देता था। और उसमें एक घड़ा रखे तो खुद पानी भर के लाते थे। म्यूजियम को देखकर ऐसा जान पड़ता कि जिस व्यक्ति को जीवन में कभी नहीं देखा, जिसकी मृत्यु हुए 50 साल से अधिक बीत चुके हैं, उसके जीवन की एक झांकी धुंधली छाया आज दिखाई दी, जिसकी स्मृति कभी धुंधली नहीं पड़ सकेगी। सूने मकान के कमरों में आज भी मुझे आना और लेविन की हल्की हल्की पदचाप सुनाई दी। वे सब व्यक्ति शायद इस स्थान को कभी नहीं छोड़ सकेंगे। इस मकान में केवल टॉल्स्टॉय के इतिहास का पता नहीं चलता, बल्कि कितनी आत्माओं के स्वर भी सुनाई देते हैं, जिन्हें टॉल्स्टॉय ने जन्म दिया था। जब मकान से बाहर निकले तो हम तीनों चुप थे, मानो दो घंटे तक कोई स्वप्न देख रहे थे। बाहर तेज धूप निकली हुई थी। कुछ क्षणों के लिए मेरी आंखें उस रोशनी में चौंधिया गई। लोग के झुंड इधर उधर घूम रहे थे। कुछ देर बाद हम टॉल्स्टॉय की समाधि की ओर बढ़ गए, उस घर से 2 फरलांग की दूरी पर थी। पतली सी सड़क के दोनों ओर विशालकाय हरे भरे पेड़ों की कतारें ढके हुए थे। छोटे छोटे बाग, कहीं फूलों की क्यारियां, कहीं उबड़ खाबड़ झाड़ियां। सेक्रेटरी धीमे स्वर में धीरे धीरे टॉल्स्टॉय के विषय में कुछ कह रहे थे,
परंतु मेरे कानों तक उनका स्वर नहीं पहुंच पा रहा था। चारों ओर उदासी भरा एक सन्नाटा छाया हुआ था। समाधि के थोड़ी दूर पहले एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि इसके आगे लोगों को चुप रहना चाहिए। समाधि क्या थी? एक छोटी सी पत्थर की मामूली प्रकृति के बीच में पड़ा था जिस पर रंग फूल सजे हुए थे। और जहां उनका समाधि हुआ था, जहां उनको दफनाया गया था, तो वहां पर आगे एक पत्थर लगा हुआ था, बोर्ड लगा था कि इसके आगे अगर जाइएगा तो चुप रहना है, बकबक नहीं करना है उधर जा करके। क्या पता टोलसाई जग जाए, समाधि में है, जग करके कहीं आ गए ना आप पर। अपनी मृत्यु से पूर्व समाधि कोनो बहुत भयानक समाधि नहीं था कि एकदम जैसे ये शेर शाह का मकाबरा बना दिया, समाधि है ना है उसमें। तो उसमें क्या किया है, वो अपने लिए एगो मोरा तो घर बनवा दिया कि हम रहेंगे, हमारा के दफना दिया नहीं में ऐसा। ताजमहल में उसका उका है, वो कब्रगाहे न है। मुमताज बेगम मरी, उसकी बीवी थी, तो उस ससुरा पैसा कितना लगा के ताजमहल बनवा दिया और वही में दफनाया ओकरा के। पता नहीं उसका भूत घूमता है कि नहीं घूमता है। नहीं जी, हाँ कौन बोल रहे हैं? क्या हुआ लकुश? देखा था कोई? नहीं ना, चलिए। समाधि के बारे में वो बोले थे कि देखिए हमारा समाधि निर्धन से निर्धन व्यक्ति की समाधि जैसा हो वैसा ही होना चाहिए। उनकी मृत्यु पर किसी भी व्यक्ति का भाषण न हो, उसका स्थान भी स्वयं चुन के गए थे कि यहीं पर हमको समाधि बनाना हमारा। उसकी समाधि के निकट हम झुके और बिना एक शब्द कहे उस महान आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। कहने को कुछ बाकी नहीं रहा, हम दबे पाव वापस लौट गए। बाहर निकलकर हमने डायरेक्टर के साथ रेस्तरां में खाना खाया। म्यूजियम डायरेक्टर ने बताया कि वह वर्षों से टॉल्स्टॉय के जीवन और कृतित्व का विशेष अध्ययन कर रहे हैं। सामाजिक वैज्ञानिक रूप से टॉल्स्टॉय द्वारा चरित्रों और कथानकों का विश्लेषण कर रहे हैं। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में वह म्यूजियम में व्यतीत करना चाहते थे। हमारी कार फिर मास्को की ओर रवाना हो गई। रेडियो से फिर संगीत की ध्वनि कानों तक पहुंचने लगी। शाम की धुंधली रोशनी में पेड़ों की परछाइयां लंबी होने लगी। अतीत की दुनिया से बाहर आकर वर्तमान की ओर हम बहुत तेजी से बढ़े थे। सुबह आते वक्त खिड़की से जिन गांवों, शहरों और मकानों को देखने में मेरी दिलचस्पी थी वो अब समाप्त हो गई। मैंने आंखें बंद कर ली, परंतु एशियाना पोलियाना की दुनिया से अपने आप को अलग नहीं कर सका। होता नहीं है, मेला वाला में से घूम के जब हम लोग आते हैं तो मेला अभी तक घूमता रहता है। आदमी बढ़िया सा कोई फिल्म देख के आता है तो फिल्म दिमाग में क्या करता रहता है, घूमता रहता। बाहर में आकर के वो डायलॉग भी बोलने लगता है, पुष्पराज झुकेगा नहीं। कुछ पुष्पराज खड़ा नहीं हो सकता, वो होता है ना ऐसा। मेरी तीर्थ यात्रा समाप्त हो गई। 5 वर्ष पूर्व फ्रांस में रोमा रोला का घर देखने के बाद जो भावनाएं उठी थी मैं इस समय अनुभव कर रहा हूं। अनुभव करता हूं कि इस प्रकार की तीर्थ यात्रा से कितना उत्साह मिलती है, कितनी प्रेरणा मिलती है। ठीक है, ये था टॉल्स्टॉय का घर का एक वर्णन। आप लोग भी कुछ अच्छा सा काम कीजिए ताकि आप लोग अच्छा सा घर बनवाएं, उसमें लोग घूमने के लिए आए और फिर एक किताब में लिख दिया जाए जिसको हम पढ़ाएं। बुझा रहे ना? एक्सरसाइज 7 जो हुआ खत्म हो गया। ठीक है, प्रश्न उत्तर बताएंगे अगले क्लास में इसका।